इतना ज्यादा डिस्टेंस बच्चों और पेरेंट्स के बीच बढ़ता जा रहा है, हालांकि ये कम होना चाहिए। क्या एक सोल कॉज रीजन आपको लगता है सर? कि फैमिली छोटी होने के बावजूद भी, बच्चे कम होने के बावजूद भी, सभी चीजों का सुख होने के बावजूद भी, फिर भी माँ बाप और बच्चे अलग अलग फील करते हैं। ये एक बहुत बड़ा समझने का कारण है। अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, तो बच्चों की जो एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है वो ये हो जाती है कि दैट हमें तो ये रिक्वायरमेंट है अपनी लाइफ को जीने के लिए, जो कि हमारे पेरेंट्स हमें प्रोवाइड नहीं कर रहे। देखिए, इसमें दो सवाल आपके आ जाते हैं। एक तो जो नया दौर आ रहा है, जो आधुनिक युग आ रहा है, उसकी वजह से बच्चे पेरेंट्स के साथ प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते। एक बात तो आपकी है, और दूसरा सवाल आपका ये है कि भाई माँ बाप उसको स्वीकार नहीं कर पाते। देखिए, मैं दोनों का मिला के आपको बताता हूँ। जब समय चेंज होता है ना, तो बहुत तेजी से होता है। कौन सी ऐसी बातें हैं जो पेरेंट्स नहीं बता सकते या पेरेंट्स को छुपानी चाहिए? कौन सी ऐसी बातें हैं? शुभम जी, ये जो बात है, ये उम्र के पड़ाव पर निर्भर है। ओके, बच्चा यंग है, 20-22 साल का हो चुका है, तो जाहिर सी बात है उसे बतानी चाहिए। और अगर बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो उसको बताने का तो कोई माहौल होता नहीं है, लेकिन वो डिस्कशन से एक अंदाज़ा लगा लेता कि मेरे फादर के दोस्त आए हैं या पार्टनर आए हैं या मम्मी से बात हुई। आप बताइए, क्या बच्चों को एक दायरे में रखना चाहिए? गुड पेरेंटिंग आपकी नजर से क्या होनी चाहिए? कुछ लिमिट्स भी होनी चाहिए? देखिए, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। खुला छोड़ना भी ज़रूरी है और लिमिट भी ज़रूरी है। जहाँ तक हद का सवाल है, वही बात आ जाती है इसमें दोबारा से कि बच्चे की जो एज है, उसके जीने की भी एक उम्र है, उसकी सीमाएं बांधने की भी एक उम्र है, और खुला छोड़ने की भी उम्र है। सर, एक चीज बताइए, क्या लगता है कि माँ बाप को भी कभी ना कभी झुकना चाहिए बच्चों के आगे? अगर वो गलत है तो माफी भी मांगनी चाहिए, क्या लगता है आपको? एक तरफ तो हम बात करें माँ बाप की और संतान की, और दूसरी तरफ बात करें माफी की या झुकने की। इन रिश्तों में इन शब्दों का कोई महत्व नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए, आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है, अगेन इट्स अ वेरी स्पेशल एपिसोड, क्योंकि जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, देखिए, अगर हम बात करें उनके एक्सपीरियंस की, हम बात करें उनके प्रोफेशन की, जिस तरीके से आज की डेट में वो लोगों को काउंसलिंग दे रहे हैं, लोगों को एक सही रास्ता दिखा रहे हैं, पेरेंट्स को सही रास्ता दिखा रहे हैं, साथ ही साथ उन युवाओं को, उन यूथ को, कि जो आज की डेट में कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है। देखिए, मैं बात कर रहा हूं आज की डेट में जो रिलेशनशिप है पेरेंट्स की बच्चों के साथ, उनके बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी काफी सिचुएशन अराइज हो जाती है जहां पे पेरेंट्स और बच्चों के बीच जो प्यार है ना, वो आज मिसिंग है। अब कह सकते हैं आज की डेट में टेक्नोलॉजी ने जिस तरीके से बूम करा है, उसकी वजह से भी जो एक रिलेशन है कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल रीजन क्या है, क्यों बच्चे माँ बाप से परेशान है और माँ बाप बच्चों से परेशान है? जो एक प्यार का जो एक मोमेंट है ना, और फैमिली में जो बैठने का क्वालिटी टाइम है, वो खत्म हो चुका है। सो उसके पीछे का क्या एग्जैक्ट कॉज है, क्या रीजन है, और कुछ सवाल इसी तरीके के रहेंगे। तो जो गेस्ट मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनका नाम है इंदर अग्रवाल, एंड देखिए, उनके पास मोर देन 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें कह सकते हैं दैट ही इज अ फैमिली काउंसलर, एक फैमिली रिलेशनशिप कोच हैं वो। और आज इस पॉडकास्ट में आपको बहुत ही इजी तरीके से चीजों को समझाएंगे, और ये पॉडकास्ट होने वाला है फॉर ऑल द पेरेंट्स एंड साथ ही साथ बच्चों के लिए। एंड आपको समझना पड़ेगा इस पूरे पॉडकास्ट को देख के, क्योंकि ये पॉडकास्ट डेफिनेटली एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट में कन्वर्ट हो सकता है। जस्ट यू हैव टू बी विद अस। सो बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। वेलकम इंदर सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया शुभम जी, बताइए। ग्रेट। सर, जैसा कि अभी शुरुआत में मैंने कहा कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच ना जो रिलेशनशिप का जो इशू है, वो जो प्यार है ना, वो मिसिंग है, कह सकते हैं। इसमें भी एक स्पार्क की जरूरत होती है, राइट? अब ये क्या एग्जैक्ट रीजन होता है, हो सकता है आपके हिसाब से, कि क्यों ऐसा आ रहा है, इतना ज्यादा डिस्टेंस बच्चों और पेरेंट्स के बीच बढ़ता जा रहा है, हालांकि ये कम होना चाहिए? क्या एक सोल कॉज रीजन आपको लगता है सर? देखिए, इसमें जैसा कि आपने पूछा कि पेरेंट्स और बच्चों में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। यस। ये एक हर उम्र का एक पड़ाव है। बच्चा, आप ये मान के चलिए, 3 साल के बाद थोड़ा इस सिचुएशन में आता है कि जो सिचुएशंस को समझना शुरू करता है, बातों को सुनना शुरू ओके। करता है, उस पर रिएक्ट करना शुरू करता है। तो वो भी बच्चा ही है। और हम 17-18 साल के, 20 साल के बच्चे की बात करें, माँ बाप के लिए वो भी बच्चा ही है। ठीक है।
अब सवाल जो आज के दौर को देखते हुए अगर हम ये महसूस करें कि फैमिली छोटी होने के बावजूद भी, बच्चे कम होने के बावजूद भी, सभी चीज़ों का सुख होने के बावजूद भी, फिर भी माँ-बाप और बच्चे अलग-अलग फ़ील करते हैं। यस। ये एक बहुत बड़ा समझने का कारण है। हम शहरों में रहते हैं, जी। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो शहरों में आने के बाद बहुत अच्छी परिस्थितियों में आ जाते हैं। अगर इसका वास्तविक निचोड़ हम निकाल के देखें, अगर हम अपनी ज़िंदगी में किसी भी रिश्ते में कॉपी पेस्ट करना अगर बंद कर दें या उसकी प्रैक्टिस कुछ कम कर दें, तुलना जैसी, कंपैरिज़न जैसी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में घुसने से रोक सकें या कम कर सकें, तो ये इस तरह की परिस्थितियाँ ऑटोमैटिकली ज़िंदगी में नहीं होती। गॉट इट। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ नया हो रहा है। माँ-बाप पहले भी थे, बच्चे पहले भी थे, रिश्ते पहले भी थे, सभी कुछ था। जी। लेकिन अब कम बच्चे होने के बावजूद भी डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। उसका रीज़न क्या है कि जब हम बहुत सारी चीज़ों को अपने बच्चों में देखना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए पहले फैमिली में 8 बच्चे होते थे, 6 बच्चे होते थे, 4 बच्चे होते थे। सही। तो कोई किसी सेक्टर में जाता था, कोई किसी सेक्टर में जाता था और हर बच्चे की अपनी-अपनी एक क्वालिटी होती। जी। अभी क्या है, क्योंकि सिंगल पेरेंट्स भी हैं, तो एक ख्वाहिश होती है कि भई हम अपने बच्चे के अंदर सारी वो क्वालिटी दें या पैदा करें, जिससे कि उसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए। एग्री। ये एक ऐसी सिचुएशन है दोस्त, कि जो पर्सन टू पर्सन, फैमिली टू फैमिली एनवायरनमेंट, सोर्स ऑफ इनकम, सोसाइटी, रिलेशंस, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। हर 10 फैमिली आप ले लीजिए, 10 की 10 की फैमिली का स्ट्रक्चर ज़िंदगी जीने का बिल्कुल अलग-अलग अलग होता है। होगा। ठीक है। लेकिन बच्चों की परवरिश का जो स्टाइल है, वो तकरीबन सेम फैमिलियों का सेम होता जा रहा है। क्यों? कि उसमें अपनी पैदा करी हुई चीज़ें नहीं हैं, कॉपी पेस्ट किया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति सामने वाला ज़िंदगी इस तरीके से जी रहा है, तो शायद ज़िंदगी ऐसे ही जी जाती होगी, तो वो उसको कॉपी करके पेस्ट करने की कोशिश करता है, जो आपके परिवार की परिस्थिति के हिसाब से सूटेबल नहीं है। नहीं होता। हमारा जो काउंसलिंग करने का जो पर्पज़ होता है, सिर्फ़ एक ही पर्पज़ होता है कि आप जैसे अब हमारे पास आते हैं, मान लीजिए कोई पेरेंट्स आते हैं, तो वो उनकी एक ही प्रॉब्लम होती है, जी बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं, बच्चे मानते नहीं हैं, या जिस तरह की हमारी ख्वाहिश थी, हम उस तरीके से बच्चों का शायद पालन-पोषण नहीं कर पा रहे हैं। अब एक सवाल में बहुत सारी बातें आ गई। एब्सोल्युटली। उसका एक सबसे बड़ा कारण और होता है कि बच्चा मेरा जिस उम्र का है, क्या हम उसी उम्र की उम्मीदें उससे लगा रहे हैं या उससे बड़े उम्र के बच्चे की उससे उम्मीदें लगा रहे हैं? ऐसा होता है। क्या समय के आने से पहले हम उससे कहीं ऐसी डिमांड तो नहीं कर रहे जिसकी वो पोजीशन में अभी पहुंचा ही नहीं है, अभी उस अवस्था में आया ही नहीं है? जी। तो बहुत सारी चीजें केस टू केस, ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन तब होता है जब मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करूंगा, अवस्था को, परिस्थिति को समझूंगा और समझने के बाद ये मान के चलूंगा कि हाँ, मुझे शायद बदलाव की ज़रूरत है। तो मैं वादे के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी स्थिति बदलने में कोई बहुत बड़ा ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। गॉट इट सर। कहीं भी कुछ नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मैं ये बता दूँ आपको, मेरे पास इतने लोग आते हैं, वही 10-12 समस्याएँ होती हैं। कोई बहुत ज़्यादा समस्याएँ ऐसी जी। नहीं है कि, लेकिन वो समस्याएँ पर्सन टू पर्सन, फैमिली टू फैमिली, हालात के अनुसार थोड़ा-सा रूप बदल लेती हैं।
और उनको उसी हिसाब से हैंडल करना हम्म, हमारे लिए हमारी जिम्मेदारी में आ जाता है। got it. और जो ये आपने सवाल मुझसे किया था कि ये डिस्टेंस क्यों बढ़ता जा रहा है, ऐसा नहीं है कि 100% परिवारों में है, ये सिर्फ 40% परिवारों में ही ये स्थिति है। Okay. 60% परिवार जहाँ आज भी संस्कार जैसी चीज़, संस्कृति जैसी चीज़, परिवार के कुछ रूल्स रेगुलेशंस जो होते हैं उनको अडॉप्ट किया जाता है और अपने ढंग से परिवार को तैयार किया जाता है, वहाँ ये समस्याएं नहीं है। जो 40% की रेशो भी मैं मान के चलो बहुत अधिक बताने की बात आपसे कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि परिवार छोटे होने की वजह से, मान लीजिए मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ, सोसाइटी में 2000 फ्लैट है, उन 2000 फ्लैटों में सब में फैमिलीज रहती हैं। जी. शाम को पार्क में भी मिलते हैं, सुबह पार्क में भी मिलते हैं, स्कूल छोड़ने जाते हैं बच्चों को तब भी मिलते हैं। तो उसमें से आप ये देखिए, अगर प्रैक्टिकली मैं बात करूं तो इन विषयों पर अगर 10 मदर खड़ी हैं तो 4 ऐसी होंगी जो बिल्कुल भी नहीं बोल रही होंगी, क्योंकि वो सिचुएशन में फिट नहीं बैठती। उनका परिवार ठीक है, उनके बच्चे उनके हिसाब से Okay. फॉलो करते हैं, Okay. लेकिन वो सुना तो सही ना उन्होंने, Right. तो वो मैसेज किस तरीके से फैलता है। तो ये जो चीज़ें हैं जो पर्सन टू पर्सन नेगेटिव ज़्यादा फैलती हैं, पॉजिटिव कम फैलती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इन चीज़ों का कोई सिचुएशन का समाधान नहीं है, Got it. Got it. डेफिनेटली है। गॉट इट सर। सर एक चीज़ बताइए, मेरे को ऐसा लगता है कि हो सकता है जो पेरेंट्स हैं ना, पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हो सकता है बिकॉज़ ऑफ दैट सिचुएशन वो बच्चों को कहीं न कहीं प्रेशराइज़ करते हैं कि जहाँ पर वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उन पर डाल देते हैं, बट बच्चा एक्चुअल में प्रिपेयर्ड नहीं होता। क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही बात है। मैं इसको अगर अपनी भाषा में बताऊँ, कुदरत ने शरीर दिया, दिमाग दिया, आत्मा दी, जी, सोचने की शक्ति दी, हर एक बंदे का अपना-अपना ज़िंदगी जीने का तरीका भगवान ने बनाया। जो बच्चा इस जीवन में आया है, जी, उसके पास सभी चीज़ें हैं जो माँ-बाप के पास हैं। राइट, सोचने का तरीका भी, करने का तरीका भी, लेकिन क्या उसे हम अवसर देते हैं? हम ये सोचते हैं कि ये तो कभी कुछ ठीक कर ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम उसके ऊपर कुछ ज़िम्मेदारियाँ डालना शुरू करें, ज़िम्मेदारियों को निभाने का वक़्त उसको दें, मौका दें, हो सकता है वो आपसे ज़्यादा बेटर सोच ले। लेकिन क्योंकि हमें माइनस जैसी सिचुएशन ज़िंदगी में नहीं चाहिए, नेगेटिव रिज़ल्ट नहीं चाहिए, तो हम सोचते हैं कि सिवाय हमारे सोचने के कोई दूसरा व्यक्ति तो इसको पॉज़िटिव कर ही नहीं सकता, मैं ही कर सकता हूँ, बीइंग ए मदर, बीइंग ए फादर। लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक बात बताओ, जिनके पेरेंट्स नहीं होते, माफ़ कीजिएगा, उम्र से पहले बच्चों के पेरेंट्स चले जाते हैं, क्या वो बच्चे ज़िंदगी नहीं जीते? जीते हैं। वो बच्चे एक आम साधारण बच्चों से ज़्यादा मेंटली मैच्योर होते हैं, यस, ज़्यादा ज़िम्मेदार होते हैं। क्यों होते हैं? कि वो वक़्त का सामना अपने आप, अपने आँखों से, अपनी परिस्थितियों से करते हैं। अगर हम अपने बच्चों को सिचुएशन के हिसाब से उसको फेस करना सिखाएँगे, उसके लिए उसको स्पेस देंगे, उसको माइंड यूज़ करने के लिए मौका देंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको अपने बच्चे से कभी शिकायत जैसी चीज़ कभी नहीं रहेगी। बहुत से पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हमने कई बार करके देखा है। करके तो देखा है, मान लिया आपने करके देखा है, लेकिन क्या उसके बच्चे उस बच्चे के दिमाग से आपका जो एक भय है, जो डर है, क्या वो निकल चुका था? जब आपने उसको कोई ज़िम्मेदारी दी, मान लीजिए मैंने आपको कहा जी, कि शुभम जी आप अपने बच्चे को ज़िम्मेदारी दीजिए, उससे पहले तो आपने नहीं दी ना, राइट, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक तो वो बच्चा उसी सिचुएशन में जी रहा था। अब मैंने आपको बता दिया कि आप उसको ज़िम्मेदारी देना शुरू करो, आपने ज़िम्मेदारी दे भी दी, लेकिन इंतज़ार तो नहीं किया उसके नतीजे के आने का। आप ये कैसे मान सकते हो कि आज आपने ज़िम्मेदारी दी और वो एकदम से एकदम सेम पोज़ीशन में आ जाएगा?
भैया जो पहले उसने जो एक डर उसके दिमाग में बैठा हुआ है, जी। या उसको पता है कि तू कुछ भी कर लो या कुछ भी सोच लो, पेरेंट्स ने मानना नहीं है, तो वो चीज़ निकलने में टाइम तो टाइम लगेगा। लगेगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। उसकी बढ़ती उम्र को, उसके जी, बढ़ते हुए डेवलपमेंट को जी। जब तक आप उसको फ़ील नहीं करने देंगे, वो सिचुएशन कभी भी नहीं आ सकती। गॉट इट सर। सो यही इस केस में कहीं न कहीं ये भी समझ आता है कि जिस तरीके से जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर हम बात करें सोशल मीडिया की तो बच्चों की जो एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है वो ये हो जाती है कि दैट हमें तो ये रिक्वायरमेंट है अपनी लाइफ को जीने के लिए जो कि हमारे पेरेंट्स हमें प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो हम अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशन भी क्यों बिल्ड करें? डू यू थिंक दैट सोशल मीडिया इज आल्सो द मेन सोल कॉज रीजन बिहाइंड दैट? देखिए, इसमें 2 सवाल आपके आ जाते हैं। एक तो जो नया दौर आ रहा है, जो आधुनिक युग आ रहा है, जी, उसकी वजह से बच्चे पेरेंट्स के साथ प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते। जी, एक बात तो आपकी ये है। और दूसरा सवाल आपका ये है कि भई माँ-बाप उसको स्वीकार नहीं कर पाते। देखिए, मैं दोनों का मिला के आपको बताता हूँ। जब समय चेंज होता है ना, जी, तो बहुत तेज़ी से होता है। ये जो जनरेशन गैप है, ये आज कोई नया विषय नहीं है। ये 100 साल पहले भी था, जी, ये 200 साल पहले भी था, राइट, 50 साल पहले भी था। इसमें कोई ऐसा ज़्यादा बहुत ओके, डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। फ़र्क इतना है कि पहले की जो जनरेशन थी, वो एक जॉइंट फैमिली से डेवलप होती थी। अब न्यूक्लियर फैमिली से डेवलप होती है। पहले का जो टारगेट था, वो एजुकेशन का एक सीमित होता था। ओके, पेरेंट्स जो थे वो अपनी मर्ज़ी के अनुसार बच्चों को डेवलप करते थे और बच्चे मान भी जाते थे। आज वो दौर नहीं है। आज के दौर में सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये बच्चों के दिमाग में जो आ जाता है कि भई हमारे पेरेंट्स हमें समझते नहीं हैं, या हमारी बात को या हमारी ज़रूरत को मेंटेन नहीं करते। ये काफ़ी हद तक गलतफ़हमियाँ हैं। अगर आप इसको जीवन में सच्चाई के तौर पे देखेंगे ना, तो ऐसा नहीं है। है तो बहुत कम है। ओके, जब बच्चा स्कूलिंग करता है, तो डेवलपमेंट वहाँ से शुरू होती है। लेकिन उसकी बहुत सारी चीज़ें कॉलेज में जाने के बाद या किसी मास्टर कोर्स को करने के लिए या किसी पर्टिकुलर प्रोफ़ेशनल कोर्स को करने के लिए, जी, तब वो जाके इन सब चीज़ों का रिज़ल्ट देता है। लेकिन आपने अपने बच्चे की परवरिश और उसकी ख्वाहिशों को, उसकी ज़रूरतों को तो 8th क्लास से ही मेंटेन करना शुरू किया होगा। उस बच्चे ने भी आपको वहीं से देखना शुरू किया होगा, राइट, वहीं से समझना शुरू किया होगा। अब उसने जो दूरी तय की, उसमें से वो निष्कर्ष निकाल लेता है कि इसमें मेरा कितना परसेंट रोल था, मेरे पेरेंट्स का कितना था, मेरे फ्रेंड्स का कितना था, मैंने जो मेंटली एफर्ट्स किए उसका कितना था। क्योंकि अब बच्चे बहुत दिमाग लगाते हैं, बहुत एक्टिव हैं, अच्छी बात है। जल्दी सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा माँ-बाप पे डिपेंड रहना आजकल के बच्चों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये बहुत अच्छी बात है। तो वो जो दूरियाँ हैं, वो वहाँ से शुरू हो जाती हैं, जहाँ से उस बच्चे को सिर्फ़ दिखाई दे रहा होता है। आज अगर आप अपने आप को चेंज करते हो, तो फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। गॉट इट, गॉट इट, अब गॉट इट। सवाल ये उठता है कि भई अगर बच्चों की डिमांड ज़्यादा है, जी, हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम कम है, या हमारे पारिवारिक परिस्थितियाँ इस प्रकार का अलाउ नहीं करती कि भई जी, हम बच्चे को अ, कहीं बाहर एजुकेशन के लिए अलाउ करें या हुँ, किसी दूसरे सेक्टर में जाने के लिए अलाउ करें। अक्सर देखा होगा आपने कि बिज़नेसमैन के बच्चे ये चाहते हैं हम अच्छी प्रोफ़ेशनल जॉब्स में जाएँ। ये सब चीज़ें तो समय का परिवर्तन है, होंगी ही होंगी। अब जो जनरेशन है, वो जनरेशन अपनी रिक्वायरमेंट को
प्रायोरिटी देती है, अपनी जो उसकी थॉट ऑफ थिंकिंग है उसको प्रायोरिटी देती है। गॉट इट। बीइंग ए पेरेंट्स, आपको ये ध्यान रखना चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए कि भाई अगर ये इस चीज़ में जाना चाहता है तो मुझे सपोर्ट करना तो है, लेकिन उसके अंदर जो भी चीज़ें नेगेटिव है, फैमिली डिस्कशन करिए, आपस में बात करिए। बच्चा अगर बात नहीं करता तो उसके कारण को समझिए, क्योंकि नॉर्मली बच्चे क्या होते हैं, अगर आप उसको कमांड करेंगे, डिक्टेटरशिप करेंगे, तो वो आपसे डिस्कशन करना छोड़ देगा। रियलिटी। वेरी सिंपल। दैट इज ट्रू। आप सुन तो रहे नहीं हो उसकी, सिर्फ जवाब दे रहे हो, और जवाब भी कौन सा दे रहे हो, कमांड कर रहे हो, डिक्टेटरशिप कर रहे हो। तो बच्चा कहता है यार मुझे किस लिए टक्कर मारनी है, मुझे किस लिए अपना टाइम खराब करना है। वो जो एक वक्त था ना कि जो माँ बाप को एक घमंड होता था, एक गुरूर होता था, मेरे बच्चे हैं, मेरे सामने तो बोलेंगे ही नहीं, हमने तो ऐसे संस्कार ही नहीं दिए। ऐसा अब नहीं है, अब समय बदल चुका है। समय की नज़ाकत को देखते हुए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को समझना, और बच्चों को समझकर ही उनको समझाना बेटर है। गॉट इट सर, आई गॉट माय आंसर एंड दिस इज द रियलिटी। जो डिक्टेटरशिप वाला मैटर है, क्योंकि पेरेंट्स की जो मानसिकता होती है, देखिए नॉट एवरी पेरेंट वी आर टॉकिंग, कुछ पोलाइट भी होते हैं जो अपने बच्चे से हमेशा सारी डिटेल्स शेयर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। बट आप मेरे को बताइए, अगर एक बच्चे को उनके पेरेंट्स बार बार डांट रहे हैं, इनफैक्ट फिजिकली असॉल्ट भी करते हैं बच्चे को कि यार मेरा बच्चा है, मैं कुछ भी करूं, ज्यादा गलती करेगा तो आई विल स्लैप हिम और हर, राइट? ये वाली जो माइंडसेट है, ये वाली जो मानसिकता है, इसको बदलने में कितना वक्त लग सकता है? क्योंकि एज अ इंडियन मिडिल क्लास फैमिली ये चीज अभी भी मौजूद है, इसको कैसे बदलेंगे आप? देखिए, बात बिल्कुल ठीक है आपकी, बदलना तो पड़ता ही है। जहाँ तक सवाल है कि बच्चे को मिडिल क्लास फैमिली वाले ज़्यादा केयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि अपर क्लास या हाई क्लास वाले लोग ओके। केयर नहीं करते। उनके पास तो साधन और भी ज़्यादा होते हैं, वो और भी अच्छी केयर करते हैं। लेकिन उनके पास एक विश्वास, कॉन्फिडेंस जैसी चीज़ होती है। अपने आप के माँ बाप होने का घमंड नहीं होता, तो वो बच्चों को खुला छोड़ते हैं, स्पेस देते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलप करते चले जाते हैं। ओके। कंपैरिजन जैसी चीज़ें भी उनकी ज़िंदगी में बहुत कम होती हैं। ओके। जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास फैमिली होती हैं, उसमें सबसे बड़ा बच्चों और पेरेंट्स के बीच में डिफरेंस, मेंटली विचारों का डिफरेंस होने का कारण है कंपैरिजन, तुलना, दूसरी फैमिली से, दूसरे हालात से, दूसरी एजुकेशन। अब आपका बच्चा मान लीजिए खेल कूद में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, तो आप उसको पढ़ने के लिए इतना ज़्यादा क्यों फोर्स कर रहे फोर्स हैं। करते हैं? वो किसी दूसरे फील्ड में जाना चाहता है, आप किसी दूसरे फील्ड में ले जाना चाहते हो। तीसरी बात, आप बच्चे की परवरिश जो है उसकी उम्र के हिसाब से कर रहे हो या अपनी फाइनेंशियल इनकम के हिसाब से कर रहे हो? मान लीजिए आपके पास बहुत अच्छा पैसा है, बच्चा छोटा है, तो आप उसकी परवरिश पैसे के हिसाब से कर रहे हो, तो बच्चे के अंदर डिस्टेंस तो मेंटली आएगा ही आएगा। दूसरी बात, उसकी सोसाइटी अलग तरह की होगी। बच्चे को पाला जाता है बच्चे की उम्र के हिसाब से, बच्चे की उम्र की ज़रूरत के हिसाब से। आज के दौर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उसकी तुलना करेंगे 10 बच्चों के बराबर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको। वो ठीक नहीं है। Agree. आपका बच्चा 12th तक, उसको बोलते थे ना कच्ची उम्र है, वो एक मट्टी की तरह है। आप उसको कैसे ढालना चाहते हो? अभी आजकल मैं देखता हूँ अक्सर, मेरे पास ही जब पेरेंट्स आते हैं तो वो बैठे-बैठे ही लड़ने लग जाते हैं, जी। आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। बच्चों के सामने पब्लिक प्लेसेस अब में भी कह आप सकते घर में रहते हो, मान लीजिए 2 रूम हैं। सेट है, 3 रूम सेट है या सिंगल रूम सेट है, जगह छोटी है, बच्चे भी वहीं रहेंगे,
आपने भी वहीं रहना है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप हस्बैंड वाइफ जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं, क्या वो बच्चों पे इफ़ेक्ट डालेगी या नहीं डालेगी? जब वो डालती है तो बच्चे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते हैं तो आप अननेसेसरी उसको डाँटते हो। उसने तो नहीं कहा था मेरे सामने लड़ो या मेरे सामने किसी तीसरे की बुराई करो या मेरे सामने कोई ऐसी नेगेटिव बात करो, उसने तो नहीं कहा था। गॉट इट। अब वो बच्चा जी। जब उसको सुनने के बाद क्वेश्चन करता है, तो आपके पास जवाब नहीं होता। जब जवाब नहीं होता, तो आप क्या करते हो? उसको डाँटते हो। इस तरह की छोटी-छोटी डाँट अगर वो हफ्ते में, 10 दिन में 20 बार सुनता है, तो उसका मेंटल लेवल कहाँ जाएगा? उसकी ह्यूमन साइकोलॉजी क्या काम करेगी? क्या वो आपके प्रति एक प्रेम का भाव रखेगा? और एक कारण आपको सबसे बड़ा बता देता हूँ। जी। जो अपर मिडिल क्लास लोग हैं, उनमें बच्चों की परवरिश आज की डेट में मेड करती है या सर्वेंट करता है, रियलिटी है। जिसकी वजह से ममता जैसी चीज़, टच जैसी चीज़, फीलिंग जैसी चीज़ बच्चे में डेवलप नहीं होती माँ को लेके या पेरेंट्स को लेके। क्योंकि उसको एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा पाला जा रहा है जो पेड है। सो कौन सी ऐसी एज तक पेरेंट्स को अपने बच्चे के साथ हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए, ये बता सकते हैं? देखिए, आज के दौर में ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सर्विस भी करनी है, जॉब पे भी जाना है बिल्कुल सही। और सारे काम करने हैं। तो ये कहना कि जी आप हर वक़्त बच्चे के साथ रहो, ये थोड़ा-सा मुश्किल है आज के दौर को देखते हुए। क्योंकि छोटी फैमिलीज़ हैं, पहले तो परिवार के बाकी लोग होते थे, तो बच्चे को आप छोड़ सकते थे, बच्चा मेंटेन हो जाता था, दादी जैसा रिलेशन था, नानी जैसा रिलेशन एब्सोल्युटली था करेक्ट। या चाची और ये सब रिलेशंस थे। अब वो क्योंकि छोटी फैमिली हो गई है, तो वो रिलेशन धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि भी बच्चों को आप हर वक़्त करते रहोगे, तो फिर बाकी चीज़ें कैसे करोगे? उसके बावजूद मेरा जो मानना है, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि जितना टाइम आप दे सकते हो, अब जैसे खाना खिलाना है, वो आदत पड़ चुकी है मेड से ही बच्चे ने खाना खाना है। खाना बनाना है, तो वो मेड ने ही बनाना है। उसको नहलाना है तो मेड नहीं नहलाना है। अरे यार, उसमें से 2-4 चीज़ें तुम अपने साथ डिवाइड कर लो ना, बच्चों को थोड़ा ये तो पता चले कि हाँ, ये तुम्हारी मदर है। तो बच्चा जो आज की डेट में 25, 30, 35 साल के बच्चे हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी लाइफ़ को ईज़ी बनाइए, बहुत अच्छी बात है। जी। लेकिन अगर बच्चे मेंटेन नहीं कर सकते हो ना, तो कोशिश करो बच्चे पैदा ही ना करो। हम्म। बहुत औखी सी बात बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि बच्चे तभी माने जाते हैं जब वो माँ-बाप की परवरिश से बड़े होते हैं। और आजकल तो इतनी इतनी ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं कि बहुत सारी चीज़ें तो करनी ही नहीं पड़ती। उसके बावजूद भी अगर आप उसको एक ममता जैसी चीज़, फ़िज़िकल टच जैसी चीज़ नहीं दे सकते, तो उसका नतीजा आगे जाके बहुत ख़राब निकलता है। इंद्र सर, एक चीज बताइए, आप मेरे को बताइए, बच्चों को कौन सी ऐसी बातें हैं जो पेरेंट्स नहीं बता सकते या पेरेंट्स को छुपानी चाहिए? कौन सी ऐसी बातें हैं कि मतलब आज की डेट में देखिए, अगर फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें, पेरेंट्स बहुत इजीली बच्चों को बता देते हैं कि यार हम इतने रिच हैं, हम इतने अमीर हैं, या इतनी हमारी हैसियत है। दिस इज द राइट वर्ड, एक कह लीजिए फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस इतने। डू यू थिंक कि ऐसी भी कुछ बातें बच्चों को बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए? शुभम जी, ये जो बात है ये उम्र के पड़ाव पे निर्भर करती है। ओके। बच्चा यंग है, 20-22 साल का हो चुका है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसे बतानी चाहिए। और अगर बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, तो उसको बताने का तो कोई माहौल होता नहीं है, लेकिन वो डिस्कशन से एक अंदाज़ा लगा लेता है कि मेरे फादर के दोस्त आए हैं या पार्टनर आए हैं या मम्मी से बात हो रही है। तो आज के दौर में कोई ऐसी बात नहीं है कि भई बच्चे इन सब चीज़ों का मिसयूज़ करते हैं, वो समय भी धीरे-धीरे कम हो रहा है। सबसे बड़ी बात जो है, अगर आपके परिवार में जो आपके माँ-बाप के द्वारा संस्कार दिए गए थे, जी। फैमिली रिस्पेक्ट, पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी,
ग्रैंड पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, respect, festivals, dress sense, way of talking sense, शब्दों का प्रयोग, ये सब चीजें अगर आपने बचपन से बच्चों में डाली हैं, तो आप जीवन भर उन्हें कुछ भी कैसा भी कुछ भी बताइए, वो कहीं नहीं हिलने वाले। क्या बात है। क्योंकि जिस पेड़ की जड़ें मजबूत होती हैं, हम्म, उस पेड़ को कोई हिला नहीं सकता। मैं आज भी आपको सैकड़ों फैमिलीज ऐसी दिखा देता हूँ जिनके बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार हैं और पैसा बे इंतहा, क्योंकि उन्होंने दिया। आज अगर बच्चे माँ बाप के सामने बोलते हैं, बस ज़बानी करते हैं, तो इसमें बच्चों का दोष कम है। मैं समझता हूँ कि उनके पालन पोषण का जो माहौल, परवरिश करने का जो तरीका और अपने संस्कारों के देने में जो कमी रह गई है, ये सिर्फ उसी का कारण है। और देखिए आज की डेट में जैसे बच्चे चिल्ला देते हैं अपने पेरेंट्स पर और पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाता है, मीन्स एक लिमिट होती है वॉइस की। जब एक्सट्रीम हो जाती है सिचुएशन, व्हाट्स योर टेक कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि बच्चों की गलती इतनी नहीं होती जितनी पेरेंट्स की होती है अगर बच्चे माँ बाप पर चिल्ला रहे हैं देखिए, एक बड़ी अच्छी सी कहावत है कि जिसको आपने अपने राज बता दिए, वो हमराज जो बन जाता है, तो उसके बाद वो आपका बॉस हो जाता है। तो। Okay. ज़िंदगी जीना एक अलग चीज़ है, ज़िंदगी काटना एक अलग चीज़ है। हम्म। और जिम्मेदारियों को निभाकर ज़िंदगी का जीना बहुत अलग है। जब आप घर के हेड ऑफ़ द फैमिली हो, तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि मेरे घर का माहौल कैसा है, मेरे घर के सभी सदस्य किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं। उनका हर चीज़ आप लोग अगर वॉच करते हो साइलेंटली, तो आप अमेंडमेंट कर सकते हो। अगर आप उसकी अमेंडमेंट नहीं कर सकते, तो आपको हेड ऑफ़ द फैमिली कहलाने का कोई हक भी नहीं है। पैसा कमाना एक अलग चीज़ है, बड़े मकान बनाना वो भी एक अलग चीज़ है। लेकिन हम ऑफ़िस में, बिज़नेस में 100-100 आदमियों को तो सँभालने की बात करते हैं, घर के 4 आदमी हमसे नहीं सँभलते। घर के 4 आदमियों में मतभेद है, चारों अलग-अलग कमरे में बैठ के बात करते हैं। बोले जी क्या करें, ज़माना ही ऐसा आ गया, वक़्त ही ऐसा आ गया। हाँ, आ गया, मानते हैं। कुछों की तो मजबूरी है, लेकिन सबकी तो मजबूरी नहीं है ना। कुछ लोगों के साथ तो चलो हालात इस प्रकार के हो गए, जी। लेकिन सबके साथ तो हालात नहीं होते। बिल्कुल सही। मैंने यहाँ तक देखा है, माँ-बाप को ये प्रॉब्लम होती है कि हमारे बच्चे क्यों नहीं अलग बैठते? क्योंकि वो दुनिया का दुःख देखते हैं, परेशानियाँ देखते हैं, तो उनको लगता है कि हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मेरे पास एक कपल आए, जी। बिल्कुल एकदम खुश, कोई दिक्कत नहीं। वो कहते हैं जी हमें समझ नहीं आता, हमारे को रात को नींद नहीं आती, चैन नहीं आता, और हमारे बच्चे वैसे तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन औरों के बच्चों जैसे नहीं हैं। ओके, लाइक लाइक कैसे? जैसे कि भई मेरे बच्चे ठीक हैं, लेकिन औरों के बच्चों जैसे नहीं हैं। भई क्या है उनमें, क्या कमी है औरों के बच्चे जैसे? बोले जी वो लेट, जैसे मोबाइल देखना, और वो पढ़ते हैं, दूसरों के बच्चे तो लेट नाइट तक एजुकेशन लेते हैं मोबाइल से, या भई बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो हमें लगता है कि शायद हमारे बच्चों में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। नॉर्मल चीजें नहीं है बेसिकली नॉर्मल उनकी नजर नॉर्मल में। चीज़ें हैं, उनकी जो नजर से। एबनॉर्मल नहीं है वो हाँ। चीज़ें नहीं हैं। ओके। वो रीज़न कैसे है कि वो जिस तरह का उनका उठने-बैठने का जो सिस्टम है, वो सब पेरेंट्स अपने-अपने बच्चों की बातें करते हैं बिल्कुल सही। कि जी मेरा तो ये करता है, मेरा तो वो करता है, मेरा तो वो करता है। अब उनको लगता है कि यार मेरे यहाँ तो इसमें से 10 चीज़ें, 15 चीज़ें ऐसी हैं जो होती ही नहीं। तो उनको एक टेंशन बन गई। उनको किसी ने मेरे पास भेजा कि आप जाइए उनसे बात करिए। मैंने ओके। उनकी सारी सिचुएशन को समझा। जी। मैंने कहा आपसे ज़्यादा तो खुशनसीब इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। राइट राइट राइट। आप उस चीज़ को परेशान हो जिसे दुनिया ढूँढ रही है। उस ऊपर वाले की ख़ास मेहरबानी है आपके ऊपर।
आप उसको थोड़ा-सा दूसरे ढंग से सोचो। छोड़ दो उन लोगों का साथ, जो लोग आपको आपकी बीती हुई ज़िंदगी और आज की ज़िंदगी के सुख को जीने नहीं देना चाहती। फ़ील करना सीखो। शुक्र करो उस भगवान का कि आप उस दुनिया से बिल्कुल अलग हो। तो ऐसा भी होता है। तो जब पर्सन टू पर्सन हम डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं, तब कई कई केसेस में ऐसा होता है प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होती, कोई मैटर ही नहीं होता। गॉट इट। इंदर सर, आप इतने ज़्यादा केसेस हैंडल करते हैं, इतने ज़्यादा लोगों की आपने मदद करी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपने देखी हो एज़ अ पेरेंट, कि कुछ पेरेंट्स आप पे हैं, किस तरीके की समस्या लेकर आते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं आप? देखिए, जहाँ तक समस्या का सवाल है, वो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये हर एज का अपना-अपना ग्रुप है। ओके। बच्चा जिस एज का है, उसी एज की प्रॉब्लम्स पेरेंट्स को होती हैं। जी। अगर मैंने बताया आपको 10 फैमिलीज़ आती हैं, तो 10 फैमिलीज़ की स्टोरी अलग-अलग होती है। ओके। उसकी जो प्रॉब्लम्स है, उसका लेवल अलग-अलग होता है। उसका सॉल्यूशन भी अलग-अलग होता है। एक तो होता है ना भई जनरल आपने किसी से भी कोई डिस्कशन जी। किया, पब्लिकली सुना और उसको ऐसा नहीं है। जब तक आप पर्सनली उसको डिस्कशन नहीं कर लेते हो, कुछ चीज़ों की तो प्रॉब्लम ही समझने में 2 से 3-4 मीटिंग लग जाती हैं। गॉट इट। क्योंकि जो वास्तविक रीज़न है, परिवार में परेशानी है, सारा सब कुछ है, लेकिन आपस में किसी का कोई मतभेद नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? उस चीज़ को पकड़ना ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। जैसे मान लीजिए आपने एक कमरे में एसी लगाया जी। और उसमें कुछ सुराख खुला रह गया, तो जो गर्म हवा है वो उस हवा उस सुराख में से आएगी। बिल्कुल सही। तो जो एसी जिस पर्पज़ से लगाया था वो तो कामयाब नहीं हो रहा, कामयाब नहीं होगा। कूलिंग नहीं हो पा रही पूरी। तो ये देखना पड़ता है कि अगर ये फैमिली डिस्टर्ब है या ये मदर, फादर, पेरेंट्स, बच्चे आपस में डिस्टर्ब हैं, क्या इन्हीं के बीच की प्रॉब्लम है या किसी तीसरे की प्रॉब्लम है या किसी सोसाइटी की प्रॉब्लम है या किसी एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है। एनवायरनमेंट से मेरा मतलब कि जिन लोगों के बीच वो उठते बैठते हैं, उन लोगों की लाइफ़स्टाइल किस प्रकार का है जिसका इफ़ेक्ट इनकी फैमिली पे आ रहा है। गॉट तो इट। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। गॉट इट। एंड एक चीज़ बताइए, आपने अभी कहा कि काफ़ी ऐसे पेरेंट्स हैं जो लिमिट सेट कर देते हैं और कुछ ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो अपने बच्चों को फ्री छोड़ देते हैं उनकी स्पेस में। आप बताइए, क्या बच्चों को एक दायरे में रखना चाहिए? एक गुड पेरेंटिंग आपकी नज़र नज़र से क्या होनी चाहिए? कुछ लिमिट्स भी होनी चाहिए? देखिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। खुला छोड़ना भी ज़रूरी है और लिमिट भी ज़रूरी किस है। हद तक? जहाँ तक हद का सवाल है, वही बात आ जाती है इसमें दोबारा से कि बच्चे की जो एज है, उसके जीने की भी एक उम्र है, जी। उसकी सीमाएँ बाँधने की भी एक उम्र है और खुला छोड़ने की भी उम्र है। जैसे-जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती चली जाए, उसी तरीके से आप उसको हैंडल करते चले जाओगे, तो कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। उम्र से ज़्यादा छोटा समझना भी मुश्किल है और उम्र से ज़्यादा बड़ा भी बच्चे को समझना, ये दोनों पेरेंट्स के लिए खतरनाक है। गॉट इट। बच्चा जिस उम्र में सर्वाइव कर रहा है, जी। उसको क्योंकि आप भी तो बच्चे थे ना, एब्सोल्युटली। यस। आपके पेरेंट्स भी थे, आप भी थे, आपके बाकी भाई-बंध भी थे, सबने बचपन देखा है। कोई ऐसा तो है नहीं कि आपका बच्चा कोई पहली बार आप देख रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो उन चीज़ों को समझकर बिल्कुल अंधे होके जो ज़िंदगी जीने की हम बात करते हैं ना, तो जी। परेशानियाँ आएँगी ही आएँगी। हुँ। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने पहले नहीं देखी। अगर आप आज अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हो, तो आपकी भी परवरिश किसी ने की थी। बिल्कुल सही। आपने भी दूसरों को परवरिश करते हुए देखा है और आप तो 2 जने मिलके एक बच्चे की परवरिश कर रहे हो, लेकिन हस्बैंड के माँ-बाप अलग थे, वाइफ़ के माँ-बाप अलग थे, तो 4 लोगों ने परवरिश करी, एब्सोल्युटली। तो आपको तो उसका अनुभव और अधिक होना चाहिए। वो परिवार अलग था, वो परिवार अलग था, आप दोनों एक हो गए, एक परिवार बन गया, ईश्वर ने एक बच्चा दे दिया, आप उसकी मिलके परवरिश कर रहे हो, फिर भी मिसिंग क्यों? क्योंकि आप सच्चाई से हट के जीवन को जीने की कोशिश कर रहे हो। गॉट इट।
अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि दैट वाइफ के पेरेंट्स अलग हैं, हस्बैंड के पेरेंट्स अलग हैं, तो 4 लोगों की पेरेंटिंग यहाँ पे इन्वॉल्व होगी है। अब ऐसे केस में लेट्स सपोज़ एक जो लड़का है, वो हमेशा परमिशन लेता है अपनी माँ से, राइट? कि दैट मम्मा मेरे को बाहर जाना है, कहीं भी जाना है। 10 साल का हो तब भी परमिशन, 15 साल का हो तब भी परमिशन, 20 साल का, 25 साल का, इनफैक्ट शादी भी हो गई तब भी वो परमिशन लेता है, राइट? अब जब उसकी शादी हुई तो वाइफ का ऑब्जेक्ट हो गया कि दैट आप हर चीज़ के लिए क्यों पूछ रहे हो पेरेंट्स से? अब ऐसी वाली मानसिकता किस हद तक ठीक है? क्या लगता है? क्या कहेंगे आप? देखिए, आज के दौर में ऐसे बच्चों को मम्माज़ बॉय बोलते हैं, एब्सोल्युटली, यस। ठीक है? उनका एक वो ब्रांड बना हुआ है। जी। और शादी के बाद वाइफ़ का ये ऑब्जेक्शन करना कोई गलत तो है नहीं। भई मैं मैच्योर, आप मैच्योर, शादी हो गई, तो अब कुछ डिसीज़न तो हमें खुद लेने होंगे बिल्कुल सही। और वो लेने भी चाहिए। अब वो जो मम्माज़ बॉय वाली जो स्टोरी है, वो कैसे आती है वो मैं बताता हूँ। उसमें थोड़े से कठिन शब्द तो हैं, कठोर तो हैं, प्लीज़ बताइए। लेकिन हो सकता है मेरी बात कुछ लोगों को पसंद आए, कुछ लोगों को नहीं आए, लेकिन मैं अपनी बात को कहना ज़रूर चाहूँगा। अब ये जो मम्मा बॉयज़ वाला जो सिचुएशन है, वो डोमिनेटिंग होती हैं थोड़ी-सी, माँ जो होती है, क्योंकि उन्होंने अपने हस्बैंड को भी चलाया होता है। फादर को, जो उस बच्चे के फादर हैं, उनको भी हैंडल उस मम्मा बॉयज़ की माँ ने किया होता है। तो वो बचपन से ये देखता है कि मेरे फादर को भी हैंडलिंग यहीं से हो रही है। जब ये हर चीज़ पूछ-पूछ के करते हैं, तो लाज़मी बात है मुझे भी पूछना पड़ेगा। सेकंड थिंग, अगर वो देखता है कि मेरे फादर किसी चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन करते हैं मदर से, जी। तो मेरी मदर किस तरह की सिचुएशन जनरेट कर देती हैं, वो भी उसने देखा होता है। फिर उसके दिमाग में ये बात आ जाती है कि बिना मम्मी की परमिशन के इस घर में कुछ भी काम नहीं हो नहीं सकता। हो सकता। क्यों? कि उस मदर को ब्लैकमेल करने की आदत होती है। चाहे उसके फादर हों, चाहे वो हों। ये जो बच्चों को और हस्बैंड को जो ब्लैकमेलिंग करने की प्रवृत्ति महिलाओं में होती है ना, ये परिवार का सर्वनाश करने का एक बहुत बड़ा कारण है। उधर पिता अकेला महसूस करता है, इधर पुत्र अकेला महसूस करता है। अब पुत्र की शादी हो गई, बीवी आ गई, वो बच्चा आज भी अकेला है, वो पिता आज भी अकेला है, वो जो नया बच्चा परिवार में आया वो भी अकेला है। इसमें दोष किसका है? उस माँ का, जिसने समय रहते अपनी सरकार उन लोगों के हाथ में नहीं दी जिन्हें उनको चलाना था। एब्सोल्युटली। और अगर जो बच्चे मम्मा बॉयज बनते हैं, उसके पीछे मजबूरी होती है, कोई शौक नहीं होता। जैसे आप किसी एक बहुत बड़े उसकी बात करता हूँ, मान लीजिए हाथी की बात करता हूँ, कितना बड़ा जानवर होता है। जब आप उसको एक छोटे से खंबे के साथ बांध लेते हैं, तो उसको लगता है कि शायद मुझसे ज्यादा ताकतवर तो ये खंबा है, वो उसको तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता। वो भूल जाता है कि तू कितनी बड़ी ताकत का जानवर है। ये क्या है कि जब हम अपने बच्चे की सोच को सीमित कर देते हैं, सोचने के दायरे को सीमित कर देते हैं और उसको अपनी ही डिक्टेटरशिप पे चलाने की, अपनी ही मन की बातों पे चलाने की कोशिश करते हैं ना, तो वो बच्चे कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते, अपने डिसीजन नहीं ले पाते, अपनी फैमिली को खुश नहीं रख पाते, क्योंकि उनको मानसिक तौर पर पहले से ही अपंग बना दिया जाता है। गॉट इट सर। और जब वो मानसिक तौर पे अपंग हो जाते हैं, तो परिवार चलाना उनके बस की नहीं होता। गॉट इट। अच्छा, एक पॉइंट अभी आपने कहा कि फादर अकेले हैं, सन अकेले हैं। देखिए इन दोनों के रिलेशन की बात करते हैं।
एक बाप और बेटे का जो रिलेशन है ना बहुत ज़्यादा प्योर होता है, लेकिन आज भी ऐसी सिचुएशन है कि बाप और बेटे आपस में कन्वर्सेशन भी नहीं कर पाते कॉन्फिडेंटली। हो सकता है कि एक दूसरे को कंसोल भी करना हो ना, पूछना भी हो तो उसमें भी शर्म आ जाती है कि यार मैं फादर को अगर हग भी करने जा रहा हूँ ना तो उसमें भी शर्म आ जाएगी। सो ये जो शर्म का जो आईना है इसको कैसे तोड़ा जाए, आप बताइए। शुभम जी, जैसा कि मैं बताऊं आपको, फादर और सन ये एक बहुत ही मर्यादित रिश्ता रहा है हमारे संस्कारों के हिसाब से। अगर हम पुराने इतिहास को भी देखें, बहुत सारे साहित्यकारों की पुस्तकों को भी पढ़ें, अच्छे अच्छे राइटरों की पुस्तकों को भी पढ़ें, अपने साहित्यिक पिक्चरों की बात करें, जी, तो उसमें पिता को एक दर्जा सदैव मिला है, माँ को, पिता को एक दर्जा मिला है। बिल्कुल सही। अब जब दर्जा मिला तो पुत्र का भी एक स्थान है, वो भी बड़ा मर्यादित है, जी, उसके भी कुछ दायित्व हैं, उसका भी कुछ सेवा भाव है। ये हमें बचपन से सिखाया जाता है। जी, अब आपका सवाल ये है कि जी आजकल के बच्चे पिता के साथ फैमिलियर नहीं हो पाते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के दौर में तो फादर से बच्चे बहुत अच्छे से बात करते हैं, हर लेवल पे बात करते हैं। लेकिन इसको अगर मैं दूसरे नज़रिए से देखूं कि परिवार में माहौल चेंज हो गया, कोई ऐसा डर का या कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे आज के दौर में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा है फादर को और बेटे को लेके। लेकिन प्रॉब्लम जो आती है, मेन जो आती है, जो मैं एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ और जो मैं देखता हूँ कि मदर, सिस्टर, ब्रदर, फादर, ये चार लोग होते हैं। किसी किसी घर में ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं। हर फैमिली में कहीं ना कहीं एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी जो फैमिली को लीड करता है। जी, जो व्यक्ति लीड करता है उसके अंदर एक बहुत बड़ी ईगो प्रॉब्लम होती है। एक बहुत बड़ा विचार होता है मन में कि मेरे अलावा फैमिली का कोई भी बंदा आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट ना हो जाए। इसको हम पॉलिटिक्स, फैमिली पॉलिटिक्स भी बोलते हैं। कह सकते हैं। इसको हम थॉट की पॉलिटिक्स भी बोल सकते हैं। तो अगर वो बच्चा अपने फादर के साथ मिलके किसी चीज़ को डिस्कस करना चाहता है और उसको रोका जाता है, तो ये कौन व्यक्ति है, इसको ढूंढना पड़ता है। और वो होता है। भाई, बाप और बेटे का रिश्ता ऐसा है, उसके में बैरियर की जरूरत थोड़ी है, उसमें शर्म की जरूरत थोड़ी है। लेकिन या तो कोई ना कोई हालात ऐसी है, या कोई व्यक्ति ऐसा है, या कोई परिस्थिति ऐसी है कि वो उस चीज को मैनेज नहीं कर पा रहे। जी, तो ऐसा नहीं है, इसकी रेशो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा रेशो नहीं है। आज के दौर में फादर बहुत अच्छे दोस्त होते जा रहे हैं बच्चों के। जी, लेकिन अगर वो कहीं ना कहीं कमी महसूस कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ कारण है। वो कारण ढूंढकर उसको सॉर्ट आउट अगर वो हो जाता है, समस्या खत्म हो जाएगी। सर एक चीज़ बताइए, क्या लगता है कि माँ-बाप को भी कभी ना कभी झुकना चाहिए बच्चों के आगे? अगर वो गलत है तो माफ़ी भी माँगनी चाहिए, क्या लगता है आपको? एक तरफ तो हम बात करें माँ बाप की और संतान की, और दूसरी तरफ बात करें माफ़ी की या झुकने की। इन रिश्तों में इन शब्दों का कोई महत्व नहीं है। ओके। जहाँ तक माफ़ी का सवाल है,
माँ बाप के लिए बच्चों से माफी मांगना जी। कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन क्यों? वो रिश्ते दुनिया के सबसे अहम और नाजुक रिश्ते हैं और सबसे स्ट्रांग रिश्ते हैं। भाई माँ बाप के बाद बच्चे ही तो आते हैं। जी। तो अगर माँ बाप ये कहते हैं कि भाई हम माफी मांग लेते हैं, तो ये एक तरह से दुर्भाग्य ही है उनका। लेकिन क्योंकि माँ बाप बड़े होते हैं, बच्चों को खुश रखने के लिए करना चाहते हैं और उनको लगता है कि भी परिस्थिति संभल सकती है, तो हालात के हिसाब से बुराई भी कुछ नहीं है। लेकिन अगर उनको ये समझ आ जाए कि हाँ वास्तव में हमने अपनी संतान के साथ गलती की है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, लोग अपनी गलती को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। जी। ऐसी परिस्थितियां बच्चों की शादी होने के बाद आती हैं। जब तक बच्चे कवारे होते हैं, माँ बाप से कभी माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती माँ बाप को। शादी होने के बाद जब वो पारिवारिक मतभेद पैदा होते हैं, तो इस प्रकार की पोजीशन आती है। ओके। और उस पोजीशन में हर माँ बाप को ये पता होता है कि हम कहाँ तक गलत थे और कहाँ तक सही थे। इसके दो तरीके हैं, या तो आप उस अवस्था को सुधार लीजिए या माफ़ी मांग लीजिए। सुधारना तो फिर भी है। गॉट इट। अब सवाल ये उठता है कि भाई वो बच्चे क्या किसी ईगो में इस बात के लिए प्रेस कर रहे हैं माँ बाप को कि आप हमसे माफी मांगिए? ऐसा तो नहीं होता, लेकिन कई बार होता है। तो माफी मांगना, और दूसरी बात आपने क्या बताई थी? रिलेटेड टू ये वाला क्वेश्चन। हाँ, हाँ जी, कट कर देना। अभी जो जो क्वेश्चन पूछा था माफी हमने, मांगना माफी और मांगना, झुकना बेसिकली। झुकना। हाँ, झुकना। जहां तक झुकने का सवाल है, हम्म। झुकना इस रिलेशन में कुछ नहीं होता। ओके। फादर के आगे बेटे का झुकना, इसका मतलब ईगो क्लैश कर रही है। माँ के आगे उसकी वाइफ का झुकना, या बेटी का या दामाद का झुकना, वहाँ भी ईगो क्लैश कर रही है। और अगर वो चाहते हैं कि भाई हमारे माँ बाप हमारे सामने झुकें, तो वहाँ भी ईगो क्लैश कर रही है। वो फिर परिवार नहीं है, वो पारिवारिक माहौल नहीं है। जहाँ पे झुकना और माफ़ी का सवाल आ गया, इसका मतलब उस परिवार का जो जीने का तरीका है, रहने का तरीका है, रिश्तों में जो एक आपसीपन होना चाहिए, वो नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करती है। इसीलिए काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है आज के दौर में, कि काउंसलिंग लेने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि भाई मेरा जो सोचने का तरीका है, क्या वो सही है या गलत है। कई दफ़ा आदमी गलत तरीकों को भी सोचता चला जाता है और फैमिली ख़राब होती चली जाती है। बिल्कुल सही। एग्री करने को तैयार नहीं होते, नहीं हम तो कभी गलत हो ही नहीं सकते, हमसे तो कभी गलती हो ही नहीं सकती। ऐसा दुनिया में कौन सा आदमी बना है जिससे कभी जीवन में गलती नहीं हो सकती? तो ये जो दोनों बातें हैं, माफ़ी की और दूसरी जो बात थी झुकने की। झुकने वाली, ये हम्म। दोनों चीज़ें परिवार में नहीं चलती। और अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है, तो बहुत सोच समझ के परिवार की खुशहाली को देखते हुए उस हिसाब से निर्णय लेना चाहिए। लेकिन खाली ये मान लेना कि मेरे माफ़ी मांगने से अगर कोई परिस्थिति ठीक होती है, तो जिस गलती की वजह से आप माफ़ी मांग रहे हो, उस गलती को पहले आपको सुधारना पड़ेगा। और जिस गलती की वजह से आप झुक रहे हो, उस गलती को पहले आपको सुधारना पड़ेगा, तब झुकने का फ़ायदा है। इंदर सर, एक चीज़ बताइए, आपकी नज़र से क्या लगता है आपको, जॉइंट फैमिली में परिवार में रिश्ते अच्छे बनते हैं या एक न्यूक्लियर फैमिली में परिवार में रिश्ते अच्छे बनते हैं? क्या क्या कहेंगे आप? देखिए, हर चीज़ ना वक़्त के हिसाब से चलती है। ओके। जॉइंट फैमिली का भी एक ज़माना था, ज़माना ही जॉइंट फैमिली का था, खूब अच्छा चलता था, कोई परेशानियाँ नहीं थी। बच्चों की इतनी एज ही नहीं होती थी शादी की, बच्चों के साथ इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी।
ज़िंदगी में समस्याएं आती थी, कभी आमदनी का प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, हेल्थ की आदि प्रॉब्लम्स होती थी। तो जॉइंट फैमिली का तो अपना एक रुतबा है, अपना एक इम्पोर्टेंस है। ओके। मैं मानता हूँ वो बदनसीब हैं लोग जो जॉइंट फैमिली को अवॉइड करते हैं। मैं देखता हूँ बहुत से लोग जो जॉइंट फैमिली को छोड़कर चले जाते हैं। माना परिस्थितियाँ होती रही होंगी, कुछ कारण रहे होंगे, कुछ हालात रहे होंगे, लेकिन उन्होंने जॉइंट फैमिली के मकसद को और महत्व को कभी समझने की कोशिश नहीं की। आज भी जहाँ-जहाँ, जिन-जिन घरों में जॉइंट फैमिली है, वहाँ बीमारियों का आगमन बहुत कम है, कलेश जैसी चीज़ें नहीं हैं, आपसी मतभेद नहीं है, धन की कमी होने के बावजूद भी महसूस नहीं होती, रिश्ते कमज़ोर नहीं हैं, रिश्तेदारियाँ घट नहीं रही, वो एक अलग चैप्टर है। जो लोग जॉइंट फैमिली में रह सकते हैं, उनसे बड़ा तकदीरवान व्यक्ति दुनिया में नहीं हो सकता, क्योंकि यही हमारे भारत की सबसे बड़ी एक पहचान है और कमाई है। अब आ जाइए आप न्यूक्लियर न्यूक्लियर। फैमिली में, उसमें कई बार मजबूरी होती है, कई बार आजकल लोगों को शौक भी हो गया है। शादी से पहले कंडीशन होती है, बच्ची अलग रहेगी, बच्ची लड़के के माँ बाप के साथ नहीं रहेगी। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देशवासियों का, हमारे समाज का। फलाना अलग रहता है, मुझे भी अलग रहना है। अरे एक बेटा है, एक बाप है, वो अलग कमाते हैं, वो अलग कमाते हैं, वो कहते हैं नहीं मेरी कमाई वो नहीं खा सकते, तो मुझे अपने अलग रहना है। ये क्या है? ये दुखों को निमंत्रण देने का एक बहुत बड़ा तरीका है। आप अगर अपने माँ बाप के साथ भी नहीं रह सकते और माँ बाप भी अगर बच्चों के साथ नहीं रह सकते, तो दुनिया में धक्के किस लिए खा रहे थे यार? 25 साल, 30 साल, 40 साल धक्के खाने में निकाल दिए। अब सेटिंग नहीं हो पा रही, कंप्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे, कहीं रियलाइज़ नहीं कर पा रहे कि भाई हम ज़िंदगी जीनी है ना, बहुत जी। छोटी सी ज़िंदगी है, इसको जॉइंट में जीना चाहते हो तो उससे बढ़िया बात कोई नहीं, और न्यूक्लियर में जीना चाहते हो तो भाई उसका भी तरीका है। लोगों को घर में झगड़े में रहने की आदत पड़ चुकी है श्रीमान, प्रतिदिन झगड़कर सोने की आदत पड़ चुकी है, प्रतिदिन दवाइयाँ खाने की भी आदत पड़ चुकी है, जबकि जीवन में साधन सभी हैं, आमदनी अधिक, साधन सभी, एजुकेशन ज़्यादा, कोऑर्डिनेशन ज़्यादा, सब कुछ ज़्यादा, लेकिन फिर भी हम दुखी हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर किसी बच्चे की एंगेजमेंट हो गई और वो मुझसे काउंसलिंग ले लेता है, झगड़ा नहीं होगा, बहुत ही रेयर। क्यों? कि जीवन की किसी भी सिलसिले में, बच्चा 10वीं में है, आप कोशिश करो एक बार वो काउंसलिंग ले, बच्चा 12th पास कर रहा है एक बार कोशिश करो, बच्चा यंग ब्लड हो गया है, टीनेजर्स के बाद दूसरी एज में जा रहा है, काउंसलिंग कराओ। तो कभी भी ले सकते हैं कभी भी ले काउंसलिंग, सकते किसी भी हैं, एज में। किसी भी एज में। हर 5 साल में सेक्टर चेंज होता है लाइफ का, एवरी 5 ईयर, ओके। एवरी 5 ईयर। और अगर आप उसको सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, अब जैसे मान लीजिए बहुत से लोग कहते हैं जी आध्यात्मिक ठीक नहीं है या ये ठीक, मैं कहता हूँ सब कुछ ठीक है, एस्ट्रोलॉजी भी ठीक है, वास्तु भी ठीक है, अध्यात्म भी ठीक है, भगवान भी ठीक है, सारा सब कुछ है, किसी चीज़ को अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसको कितने परसेंटेज आपको लाइफ में एंट्रेंस देनी है, बस इस पे डिपेंड करता है। उसकी परसेंटेज जहाँ घट गई वहाँ दिक्कत है, बढ़ गई वहाँ दिक्कत है। ज़िंदगी में कोई चीज़ ऐसी नहीं बनी जो आपके इस्तेमाल करने से खराब हो जाएगी। आपने देखना है कि मुझे किस चीज़ को कितना इस्तेमाल करना है। आप रिश्ते तोड़ देते हो 1 मिनट में, सोचते भी नहीं हो, क्यों? कि हल्की सी ईगो हर्ट हो गई। रिश्ते बनाने में जीवन निकल जाता है, लेकिन रिश्ते तोड़ने में मिनट नहीं लगती। भूल जाते हैं लोग लोगों के एहसानों को, क्योंकि कुछ चंद सिक्के उनके पास आ जाते हैं, कुछ उपलब्धियाँ उनके पास आ जाती हैं। लेकिन सिक्के भी देने वाला वो खुदा है,
और उस इंसान को जिसने तुम्हारा मुसीबत में साथ दिया था उसको भी भेजने वाला वो भगवान है। बहुत सही बात, बहुत सही बात। आप बताइए इंदर सर, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा आपसे। अगर एक बच्चा गलती करता है लाइफ में एंड कोई मिस्टेक हो जाती है बहुत बड़ी या छोटी, एनीथिंग, ऐसे केस में पेरेंट्स को एक दोस्त की तरह सामने आना चाहिए जो उनसे एज अ कंसल्टेशन का काम करे, उनसे पूछे कि क्या गलती हो गई, या अपनी मनमर्जी करनी चाहिए, डांटना चाहिए, या कुछ भी किसी भी तरीके से, क्या क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो काउंसलिंग जैसा जो सेक्टर है, जी। ये 10-15 साल से सामने आया। ओके। इससे पहले ये कोई नहीं कुछ था। बच्चे गलतियां जब भी करते थे, बच्चे गलतियां अब भी करते हैं और आगे भी करेंगे। माँ बाप से ज्यादा काउंसलर जिंदगी में कोई नहीं हो सकता। बड़े भाई से ज्यादा बड़ा काउंसलर जिंदगी में नहीं मिलेगा आपको। और अगर आप तकदीर वाले हो और दादा और दादी या नाना या नानी का आपके पास सानिध्य है, तो उनसे बड़ा काउंसलर दुनिया में कोई नहीं हो सकता। क्या बात गलतियां करना इंसान का काम है, बच्चों का काम है। माँ बाप का क्षमा करना उनका दायित्व है, लेकिन क्षमा का मतलब ये नहीं है कि आप उस बच्चे को उस गलती करने से रोक ना पाए। है। रोकना जरूरी है। 4-5 तरह की बच्चा गलती करता है। पढ़ने में वीक हो गया, कोई बिजनेस किया उसमें लॉस हो गया, कोई जिंदगी में निर्णय लिया मित्र गलत निकल गया, कोई महिला मित्र से दोस्ती हो गई, लव लव वगैरह हो गया, वहां निर्णय गलत हो गया, कोई साधन ऐसा ले लिया जिसकी वजह से शारीरिक कुछ हानियां हो गई। यही तो 5-7 चीजें हैं। इससे अधिक कुछ है तो मुझे बताओ आप। कहीं नशे के चक्कर में पड़ गया, कहीं दोस्ती गलत हो गई, यही निर्णय होते हैं। बिल्कुल सही। 20-25 साल की उम्र में और कितने निर्णय ले लेगा वो। हम्म। तो इसमें एक तो वही आ जाता है परवरिश, दूसरा संस्कार, तीसरा स्पेस, आपने कितना टाइम उसको दिया कितना नहीं दिया। लेकिन इस चीज को ईगो बना लेना तो ये तो जीवन की गति को रोकेगा, आपके जीवन को आगे बढ़ने से रोकेगा, आपके बच्चे को आपसे दूर ले जाने में सहायक सिद्ध होगा। गलतियां तो बच्चे करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन कई बार क्या होता है, माँ बाप को ये भी सोचना चाहिए कि ये गलती क्या मेरी वजह से तो नहीं करी इसने। कई बार ऐसा भी होता है, दोष तो हम बच्चे को दे देते हैं, लेकिन उसमें माँ माँ बाप का बाप की भी। भी, हालात की भी गलती होती है। गॉट इट, गॉट इट। तो हर चीज़ का जो हमारी ज़िंदगी जैसे जीते हैं हम लोग, उस ज़िंदगी का अनुभव मेरे पास क्या है? मेरे पास तो कुछ नहीं है। सिर्फ एक लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो लोगों से सीखा, लोगों के बीच में देखा, लोगों ने दिखाया, और क्या है। 12 साल से लोगों के साथ उठता हूँ बैठता जी। हूँ, लोग आते हैं, उन्होंने ही सिखाया। तो गलतियां तो पार्ट ऑफ द लाइफ है, इसमें कोई वजह ऐसी मुझे नहीं ठीक नजर है। आती। इंद्र सर, देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाया, एंड ऑफ कोर्स एज अ पर्सन काफ़ी कुछ जानने को मिला कि हाँ, एक पेरेंट और बच्चों के बीच का रिलेशन बहुत प्योर होता है, बस सावधानी से हैंडल करना चाहिए, थोड़ा केयर के साथ हैंडल करना चाहिए। अगर कोई पेरेंट या कोई बच्चा आप पे आता है फॉर काउंसलिंग के लिए, कोई यूथ, कोई यंग जनरेशन, सो इन दैट केस आपका प्रोसेस क्या रहता है, पूछते क्या हैं, और आप तक पहुंचना भी कैसे है, थोड़ा सा ऑडियंस को बता सकते हैं? देखिए, सब कुछ बहुत इजी है। हमारा गूगल पे भी है, सोशल मीडिया पे भी है, और जो आप ये पॉडकास्ट देते हैं इसमें भी हम लोग नंबर देते हैं। जी। आप अपॉइंटमेंट लीजिए, आइए, अपनी समस्या बताइए, और बिल्कुल जैसे दोस्त को बताते हैं, आप ये मत मान के आइए कि भी मैं किसी डॉक्टर के पास जा रहा हूँ ओके। या किसी थेरेपिस्ट वाले के पास जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं, अगर आपकी मेरी उम्र ऐसी है तो हम फादर सन भी हो सकते हैं, फादर डॉटर भी हो सकते हैं, ब्रदर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। क्या बात। मैं
कोई भी चीज़ अगर आपके साथ शेयर करूँगा, तो सबसे पहले तो आपको इस बात का कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए जी। कि मैं जिस व्यक्ति के साथ अपने जीवन के एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर को डिस्कस करने जा रहा हूँ, उस व्यक्ति के बारे में अंदर से एक विश्वास जागना चाहिए। सेकंड बात कि आपने कई बार क्या होता है कि आने वाले को यही नहीं पता होता तेरी प्रॉब्लम क्या है। तो हम जब बात करते हैं, उससे शेयर करते हैं, तो ये महसूस करते हैं कि इसकी एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। ये भी बहुत ज़रूरी है जानना। जब वो एक्चुअल प्रॉब्लम ढूँढते हैं, फिर उसके बाद ये देखते हैं कि ये प्रॉब्लम इसकी खुद की जनरेट करी हुई है या एनवायरनमेंट की है, कहाँ से है, उसका कारण ढूँढते हैं। फिर उसका सॉल्यूशन देते हैं। सॉल्यूशन भी धीरे-धीरे देते हैं। जैसे-जैसे कुछ पार्ट्स में अमेंडमेंट होना शुरू होता है, हो जाता है। यंगस्टर्स को, जो जवान बच्चे मेरे पास आते हैं, कॉलेज के या जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं या कुछ लव लाइफ के भी बच्चे मेरे पास काफ़ी आते हैं काउंसलिंग के लिए। मैं एक ही बात कहता हूँ, ज़िंदगी आज वाली जीने की अगर आदत डाल लोगे, तो ज़िंदगी में कभी हार नहीं होगी। आज का जो दौर है, अगर वो एजुकेशन को लेने का है, तो एजुकेशन ले लो यार। अगर आज का दौर मेहनत करने का है, तो उसको ले लो। आपकी 50% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। रीज़न बीइंग कि जो चीज़ आज होनी थी, वो कल होगी, तो एवरीथिंग डिले होता चला जाएगा और डिले होता चला जाएगा, डिस्टर्बेंस होती चली जाएगी। आप मान लीजिए 12th पास करके आपने कॉलेज किया और किया, आप अफेयर वगैरह में, लव वगैरह में डाइवर्ट हो गए, तो ये एक अट्रैक्शन है और बहुत अच्छा अट्रैक्शन है, बहुत सुकून देता है, बहुत सुख देता है, जीवन भी देता है। ऐसी बात नहीं है कि ये कोई बुरा काम है या बुरी बात है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके स्टेप्स हैं, इसकी अवस्थाएं हैं। आप किस हद तक आगे जा रहे हो, क्या छोड़ के क्या लेने जा रहे हो, किस चीज को मिस करके किस चीज के पीछे दौड़ रहे हो, ये समझाना मेरा काम है, ये मेरी ड्यूटी है। आप कहते हो जी मेरे पेरेंट्स ने जीवन भर स्ट्रगल किया, अब मैं कुछ करना चाहता हूं, तो क्या गलत सोच रहे हो? कोई गलत नहीं सोच रहे हो। लेकिन ये जो समुद्र की लहरें आ रही हैं, जिस पानी को हम पी नहीं सकते, लेकिन वो नमकीन है, हम पी नहीं सकते उसको, लेकिन दिखने में वो बहुत बहुत बड़ा विशाल समुद्र है, हमारे किस काम का? हम तो नहीं पी सकते उसको। तो हमें अपने चीज के लिए, अपनी इस्तेमाल की चीज के लिए वक्त लगाना है। समुद्र देखने में बहुत सुंदर है, जीवन भी बहुत सुंदर है, पहलू भी बहुत सुंदर है, लेकिन हमारे पास जीवन में समय तो नहीं है। उस समय का अगर इस्तेमाल हम ठीक से कर लेते हैं, तो मैं समझता हूँ जिंदगी कोई बहुत बड़ा बड़ा पड़ाव नहीं है, कोई बहुत बड़ा मुश्किल पहलू नहीं है। गॉट इट सर, ठीक है। एंड अगेन मैं थैंक यू सो मच इंदर सर फॉर शेयरिंग योर इनसाइट, बिकॉज जिस तरीके से चीज़ों को समझाया गया, आई डोंट थिंक यार इतने आसान और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हमने कोई ऐसा पॉडकास्ट करा जहाँ पर हमने पेरेंट्स और बच्चों के बीच का जो रिलेशन है इसको समझा। एंड मैं चाहूँगा कि इंदर सर हमारे साथ और पॉडकास्ट करें। अभी भी ऐसा लगता है काफ़ी ऐसे सवाल हैं जो रह गए हैं, लेकिन समय की नज़ाकत को थोड़ा सा फॉलो करते हुए यार हम इस पॉडकास्ट को कंटिन्यू करेंगे आगे, जिससे हम और डिटेल में चीज़ों को समझें, इस रिश्तों को और बेहतरीन तरीके से समझें, ताकि हो सकता है कि जो आपके मन में सवाल है वो भी क्लियर हो जाए। एंड आई होप जिन्होंने पॉडकास्ट यहाँ तक देख लिया है काफ़ी कुछ समझ गए होंगे कि लाइफ को किस तरीके से जीना है। एंड ऑफ कोर्स ये जो रिलेशन पेरेंट्स और बच्चों का है, इस पे कैसे हमें काम करना है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि मिलते हैं आप लोगों से फिर से एक ऐसी अमेजिंग पॉडकास्ट में, एक ऐसी अमेजिंग गेस्ट के साथ एंड एक ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक पर। दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड अगेन थैंक यू सो मच इंदर सर फॉर कमिंग। थैंक यू सर।